नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, आज आप लोगों के बीच में और शोधार्थियों की जिज्ञासाओं के समाधान के लिए मैं इस कक्षा में बहुत अच्छा विषय लेने जा रहा हूँ। आप कक्षा के अंत तक और वीडियो के अंत तक बने रहें। शोध प्रबंध का प्राक प्रस्तुतिकरण। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि शोध प्रबंध का प्राक प्रस्तुतिकरण क्या है। उसके विषय में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी थी। आप लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। अब समस्या ये आ रही है विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए, उनके बार बार प्रश्न आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर, गुरुजी, मैं शोध प्रबंध का प्राक प्रस्तुतिकरण कैसे करूं, कैसे प्रेजेंट करूं, पीपीटी, और किस प्रकार से मेरा वाइवा होगा, और वाइवा में मुझे किस प्रकार से बोलना है, किस तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है, और मेरे पीपीटी की भाषा क्या होगी, मैं किस प्रकार से तैयार करूं। ये मुख्य समस्याएं हैं। शोधार्थियों के मध्य में कठिनाई का सामना उनको करना होता है। सर्वप्रथम अगर आपको अपनी कठिनाई को सरल करना है तो मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। आप ध्यान में रखिएगा, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम आप अपनी थीसिस को पढ़ लें और थीसिस को पूरा अध्ययन कर लें, उसका सारांश आप निकालें। और आपने शोध सारांश बनाया ही है तो शोध सारांश को बार बार रिवाइज करते जाए, पढ़ते जाए, थीसिस को भी सामने रखें। एक सबसे पहली समस्या आती है कि पीपीटी हम कैसे बनाएं, तो मैं आपको उस समस्या का समाधान देने वाला हूँ। दूसरी समस्या आती है पीपीटी में भाषा क्या लिखें। जो प्राक प्रस्तुतिकरण हम बनाएंगे, प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे, प्री शमिनेशन का, तो उस वाइवा में हम किस प्रकार से अपनी पूरी थीसिस को किस प्रकार से प्रेजेंट करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। विद्यार्थी के मन में, शोधार्थी के मन में तरह तरह प्रकार के विचार आते हैं, शंकाएं आती हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम देखते हैं कि इन समस्याओं के बाद जब आप थीसिस का अध्ययन कर लेते हैं, भाषा की बात आती है, आपको किस बिंदु पर कौन सी भाषा लिखना है, हमें किस प्रकार से कौन कौन से बिंदु को सामने रखना है, क्योंकि एक्सपर्ट आएंगे, एक्सपर्ट के सामने आपको रखना है। अब कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, किस प्रकार का प्रश्न हो सकता है, किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो ये सारी बातों को लेकर के, इन समाधान को लेकर के मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो आप कक्षा के अंत तक और वीडियो के अंत तक बने रहें। ये मेरे एक शोधार्थी हैं, विराग जैन, संस्कृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह से। इनका प्राक प्रस्तुतिकरण जो अपने निर्देशन में हमने बनवाया है, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो किस प्रकार से प्राक प्रस्तुति करेंगे। और वो उनकी प्राक प्रस्तुति यहाँ वो प्रस्तुत विभाग के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। अब उन्हें एक्सपर्ट के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, तो मैं बस उसी प्रस्तुतिकरण को लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आइए हम जानते हैं कि प्राक प्रस्तुतिकरण हमें किस प्रकार से करना है। सबसे मुख्य बात आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप वाइवा कक्ष में एक्सपर्ट के सामने पहुंचते हैं, एक्सपर्टीज बैठे होंगे, आपको सबसे पहले नमस्कार करना है, उनका अभिवादन करना और अपना सामान्य सा परिचय देना। वो आपसे बोलेंगे कि आप अपने विषय को प्रस्तुत करें। जी सर। ऐसा कहने के बाद आप अपना नाम बताएं कि मैं शोधार्थी, संस्कृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह। तो यहाँ मैं शोधार्थी की जगह आपको अपना नाम बोलना है। जैसे कि मैं अगर मैं विराग जैन प्रस्तुति कर रहे हैं तो बोलेंगे कि मैं विराग जैन, संस्कृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश, भारत का शोधार्थी। अब आपको अपनी थीसिस को प्रेजेंट करना है, तो उसमें मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी बातें हैं, किस प्रकार से आपका मुख्य प्रश्न जो आपने बनाया है उसको किस प्रकार से मैनेज करें। देखिए, आचार्य जिनसे ये शोध प्रबंध का मुख्य प्रश्न है, तो इसमें सबसे पहले आपको अपना शीर्षक बोलना है, शीर्षक बतलाना है। और शीर्षक में आपके लिए बोलना है कि मेरा शीर्षक
आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण में प्रतिपादित जीवन मूल्यों का अध्ययन। ये आपका टाइटल है, शीर्षक। फिर आपके विश्वविद्यालय का नाम होना चाहिए और ये किस लिए प्रस्तुत है ये लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शोध निर्देशक का नाम डॉक्टर आशीष कुमार जैन, सहआचार्य संस्कृत विभाग, और इस तरफ शोधार्थी का नाम विराग जैन, संस्कृत विभाग, और नीचे विभाग का नाम, संकाय का नाम, और इसके बाद में एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश भारत। इससे आपने अपना टाइटल को बता दिया, शोध निर्देशक का परिचय आ गया और शोधार्थी का नाम। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि इसके बिंदु कौन कौन से होंगे। अब हम आपको क्रमशः इन बिंदुओं पर परिचर्चा करते चले जाएंगे और इनकी जो थीसिस है उस थीसिस के अकॉर्डिंग इन्होंने किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण दिया है उस प्रस्तुतिकरण को आपके सामने रख रहा हूं। शोध प्रबंध की प्राक प्रस्तुति के प्रमुख, सबसे पहला शीर्षक जो हम आपको बता चुके हैं, उससे आपके समग्र विषय का परिचय हो। फिर बात आती है प्रस्तावना, फिर उद्देश्य तथा महत्व, समस्या कथन, पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण, पूर्व साहित्य समीक्षा, और शोध प्रबंध का कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान, और शोध प्रबंध में प्रयुक्त शोध प्रविधि। इन बातों को आप नोट कर लीजिएगा कि आपको इन बिंदुओं को क्रमशः बनाना है और इन टाइटल को रखते हुए आपको अपना प्रेजेंटेशन रखना है। अब इसके उपरांत हम देखते हैं कि शोध प्रबंध में प्रयुक्त परिकल्पना, पर शोध प्रबंध की योजना एवं परिसीमाएं, अध्यायों का विभाजन, प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम, परिशिष्ट, संदर्भ ग्रंथ सूची। अब आपको शीर्षक पे आना है। ये आप बताएंगे कि इन बिंदुओं पर मैंने अपना प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर शीर्षक, आचार्य जिनसेन कृत आदि पुराण में प्रतिपादित जीवन मूल्यों का अध्ययन। फिर इसके उपरांत आपको क्या करना है कि आपने टाइटल बताया, हो सकता है आपसे क्वेश्चन एरेज किया जाए, तो आपको प्रस्तावना प्रस्तुत करना है और प्रस्तावना में आप उस विषय के बारे में बताएंगे जो कि आपका ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना आपको शोध प्रबंध की दृष्टि से लिखना है कि आपने शोध प्रबंध में क्या क्या दिया है, उसका समग्र विवेचन इसमें आ जाए। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि जैन पुराण ग्रंथों में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन चरित्र पर आधारित आचार्य जिनसेन कृत 47 पर्वात्मक, पर्व का अर्थ होता है अध्याय, आदि पुराण नामक ग्रंथ पर मेरा शोध प्रबंध का शीर्षक है। यह शोध प्रबंध 6 अध्यायों में विभक्त है, जिसके अंतर्गत आदि पुराण में प्रतिपादित जीवन मूल्यों का अध्ययन किया गया है। ये पूरा आ गया, पूरा समग्रता के साथ। शॉर्ट में प्रस्तावना बनानी है, तो बहुत लंबी चौड़ी प्रस्तावना नहीं बनाए क्योंकि एक्सपर्ट के पास उतना समय नहीं हो। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, आपके लिए एक एक विद्यार्थी के लिए हो सकता है कि 40-40 मिनट लगे, तो 20 मिनट आपके प्रेजेंटेशन के लिए रखे गए हैं, 20 मिनट आपके शोध प्रबंध से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे, और 20 मिनट अर्थात ऐसे कहना चाहिए ऐसे 3 स्लॉट में, तो उसमें जिस जो प्रश्न किए जाएंगे उसमें आपका शोध प्रबंध वो पढ़ेंगे भी और शोध प्रबंध की कुछ खामियां कुछ कमियां भी आपको बतलाएंगे। तो ऐसा 40 मिनट का पूरा ऐसा कर करके, जैसे कि मान के चलिएगा कि 13 से 13.5 मिनट तक का, तो इसमें से आपको 20 मिनट का स्लॉट दिया गया है प्रेजेंटेशन के लिए। अब बचे आपके 20 मिनट, तो 20 मिनट में से 10 मिनट के लिए वो क्वेश्चन करेंगे और 10 मिनट आपकी थीसिस की कुछ कमियां कुछ अच्छाई कुछ बुराई आपको बतलाई जाएंगी। हो सकता है सुधार का बतला दिया जाए और नहीं होगा तो एक्सीलेंट भी लिख सकते हैं वो। तो शोधार्थी इस बात को ध्यान रखे कि ऐसे प्रश्न आपसे किए जाएंगे जिसमें से आपका सबसे पहले प्रेजेंटेशन का स्लॉट है, प्रेजेंटेशन के बाद आपके प्रेजेंटेशन पर प्रश्न काल होगा
फिर उसके उपरांत का जो समय बचेगा उस पर आपकी थीसिस पर विचार किया जाएगा। तो एक विद्यार्थी के लिए कम से कम 40 मिनट का समय निर्धारित होगा। तो आप लोग पूरी निश्चिंता के साथ में बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करके आए। अब इसमें प्रस्तावना आपको बताना है और आप सबसे पहली बात वही सब्जेक्ट आप उसमें प्रस्तुत करें जिस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड हो, जिस विषय पर, जिस बिंदु पर आपकी कमांड हो, वो बिंदु आप इस पर रखें। यद्यपि हमें विश्वास है कि आपने अपने थीसिस वर्क को बहुत अच्छे से किया है। जिनने 3 वर्ष तक लगातार मेहनत की है उन्हें ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। तो चूंकि आपने उस शोध पर उस प्रबंध लिखा है, पीएचडी लिखी, थीसिस लिखी है, तो आपको ये समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ सकता। लेकिन घबराहट तो होती ही है। तो मैंने आपको निश्चिंत कर दिया, आपको स्लॉट भी बता दिए, धीरे धीरे और भी बातें बीच बीच में बताता जाऊँ। अब आदि पुराण में जैनाचार्य जिनसेन ने विविध वैदिक और श्रमण परंपराओं के साथ जैन परंपरा का समन्वय बनाने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने लोक जीवन व सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक मूल्यों का दर्शन कराया है। पुराण ग्रंथ में पुराणों का महत्व, आवश्यकता आवश्यकता सामाजिक आचार विचार, धर्म, समाज, संस्कृति और समकालीन परिवेश, विषय वर्णन, आचार्य जिनसेन के गहन चिंतन, चिंतक, मनोवैज्ञानिक, नीतिकार, समाजशास्त्री और काव्य शास्त्री तत्ववेत्ता होने की उसमें हमें दर्शन होते हैं। उन्होंने प्रस्तावना में दे दिया, बड़ी शॉर्ट प्रस्तावना दे दी। अब इसके बाद बात आती है उद्देश्य और महत्व की, कि आपने थीसिस किस उद्देश्य से किया, क्या महत्व जाना था। तो शोध कार्य बिना उद्देश्य के तो होता नहीं है। शोध में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, नवीन ज्ञान का विकास किया जाता है, समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो आदि पुराण जैसे पुराण ग्रंथों में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, आर्थिक, धार्मिक बिखरे पड़े। इस दृष्टि से इस ग्रंथ में महाकाव्य, धर्म कथा, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र से संबंधित विवेचन के कारण शोध प्रबंध का उद्देश्य और महत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो ये आपने उद्देश्य बता दिया अपने शोध प्रबंध लिखने का, और महत्व भी आपने इसमें इंक्लूड कर दिया। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने विषय के अनुरूप महत्व को, इन विविध विविध आयामों को रखते हुए आपको प्रस्तुत करना है। पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण भी आपसे पूछा जाता है कि आपने इसमें कौन कौन से पहले इस पर कोई कार्य हुआ था कि नहीं हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसमें आपको ये बता देना है कि पूर्व शोध कार्य के रूप में आपने कौन कौन से, इसमें मुख्य बात ध्यान रखना है आपको स्लाइड बनाते समय, कि यहाँ पर उसी ग्रंथ को लिखें जिस ग्रंथ का पूरा सन, जिसमें कृतिकार, कृति का नाम, उनका प्रकाशक का नाम और उनका सन लिखा हुआ हो, जैसे कि हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। जैसे कि आदि पुराण पर जो काम हुए वो डॉक्टर देवी प्रसाद मिश्र जी ने काम किया, जैन पुराणों का सांस्कृतिक अध्ययन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से 1980 में। फिर एक दूसरा शोध प्रबंध लिखा गया डॉक्टर रानी देवी जी, आदि पुराण का सांस्कृतिक एवं दार्शनिक अध्ययन, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से 2005 में। फिर पीसी जैन साहब, पुराण साहित्य में जीवन मूल्य, जैन अनुशीलन केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से 2008 में ग्रंथ प्रकाश 2008 में लिखा गया। फिर डॉक्टर साधना जैन, आदि पुराण में जिनसेन की शिक्षा एवं दर्शन, श्री जगदीश प्रसाद झावरमल, टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय झुंझुनू राजस्थान से 2015 में। डॉक्टर शुद्धार्थ प्रकाश जैन एवं ममता जैन, मूल्य शिक्षा और उसकी शिक्षा, HP भार्गव प्रकाशन आगरा। इसके अतिरिक्त भी और भी ग्रंथ प्रकाशन में आए होंगे, और ये शोधार्थी के लिए उन्होंने इतने ग्रंथ अभी इसमें बतलाए हैं। तो उन्होंने ये बता दिया कि पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण कितना। अब इसके उपरांत शोध प्रबंध का उल्लेखनीय अवदान, ये आपको बतलाना है कि आपने जो शोध प्रबंध लिखा है उसमें उल्लेखनीय अवदान क्या है और उसकी फाइंडिंग क्या है, उसके भावी परिणाम क्या हो सकते हैं, ये आगे वाली स्लाइड में बताया जाएगा। तो जैन महापुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण के प्रथम सर्ग में ये श्लोक दिया है। इस श्लोक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है।
जिसमें पुण्य पुरुषों, इसमें बतलाया गया है कि पुराण की परिभाषा क्या है। उस पुराण की परिभाषा के आधार पर ये तय किया गया है कि इनका जीवन मूल्यात्मक अवदान क्या है। तो देखिए, आदि पुराण जिस जिन चीज़ों को लेकर के आधारित है, जैन दर्शन की विशेषता है कि जैन दर्शन में 63 सलाका पुरुषों की कथा और चरित्रण किया गया है। अभी किसी विद्वान ने क्या नाम से, उन्होंने कोई 63 करके सिद्धांत लिखे हैं। मैं एक दिन अभी एक वीडियो देख रहा था, मैं आपको बता दूं, मोबाइल में देख के बता रहा हूँ कौन सा वीडियो है। कोई एक शब्दरथी नाम से कोई कार्यक्रम आया था, तो उसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जो बाहुबली पर पुस्तक लिखी थी, कोई देवदत्त पटनायक जी। देवदत्त पटनायक जी ने एक भी वर्णन कुछ लिखा है, क्योंकि अब तक मैंने पुस्तक देखी नहीं है, मैंने उनका वीडियो बस सुना था। और उन्होंने 63 कुछ करके एक पुस्तक लिखी। एक पुस्तक लिखी उन्होंने कि बाहुबली के ऊपर और तीर्थंकर के ऊपर एक पुस्तक लिखती है, उन्होंने लिखी है। तो उसमें उन्होंने 63 करके कुछ शब्द यूज किया है। और जैन दर्शन को अभी बहुत विशालता के साथ में जानने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। किन्हीं एक दो ग्रंथों को पढ़ने के उपरांत हम जैन दर्शन के बारे में नहीं कर सकते। और चूंकि यद्यपि हमें, जब तक हमें समग्र ज्ञान ना हो उस दर्शन का, तब तक हमें उनके उस दर्शन के बारे में कुछ कहने का हमें अधिकार नहीं होता है। तो इसमें 63 सलाका पुरुषों की बात कही गई, नौ नारायण नौ प्रतिमा, जिसमें तीर्थ, जिसमें पुण्य पुरुषों में महापुरुष तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, अर्धचक्री आदि 63 सलाका पुरुष होते हैं। ये विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा सप्तोत्तरा विंशति त्रयी काले प्रतितास्य षष्ठी पुरुषः कुर्वन्तु ते मंगलम। ये सब मंगलकारी होते हैं। ऐसा मंगलाष्टक आदि के ग्रंथों में ये बात कही गई है और बतलाई गई है। अब हम देखते हैं, ये 63 सलाका पुरुषों का वर्णन इसमें है। और प्रजा को जीने का उपाय बताने की अपेक्षा से मनु मानवों का कुल की भ्रांतियों को इकट्ठा रहने का उपदेश, क्योंकि जो कुल की भांति जो उपदेश देते हैं इकट्ठा रहने का, उसके अपेक्षा से कुलकर उनके वंश स्थापित करने की अपेक्षा से कुलधर, सभ्यता, युग आद्य नियामक होने की अपेक्षा से युगादि पुरुष की संज्ञा से इन सभी कुलकर्मों का वर्णन वंश परंपरा आदि पुराण के 5 लक्षणों को मान्य करता है, जो कि वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण आदि में आता है। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशु मनवंतराणी च। तो ये पुराणों के 5 लक्षण बतलाए गए। तो उन लक्षणों को इसमें प्रतिघटित किया गया है। पुराणों के लक्षणों के और आदि पुराण की विषय वस्तु के आधार पर प्रस्तुत शोध प्रबंध का सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्रों में जीवन मूल्यात्मक अवदान स्पष्ट होता है। अब इसके उपरांत देखते हैं, हम अवदान को समझते हैं, जैसे कि सामाजिक एवं राजनीतिक अवदान। इसमें क्या लिखेंगे? तो समाज में रहने वाले समस्त प्राणियों के जीवन यापन, परस्पर संबंधों को सतत चलाते हुए, आत्म कल्याण का लक्ष्य संधारित करते हुए, पुरुषार्थ की सिद्धि, श्रावक धर्म, श्रमण धर्म का परिपालन, आजीविका के लिए सत्कर्म कौशल। सत्कर्म से तात्पर्य यहाँ पर है कि असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प कौशल, स्किल डेवलपमेंट, यहाँ भगवान ऋषभदेव के द्वारा दिखाया गया है। जो उन्होंने उनके जीवन काल में घटित घटनाएं थी, उन घटित घटनाओं का इसमें उल्लेख किया है। शिक्षा की प्राप्ति, निवास हेतु ग्राम, नगर, खेत, करवट, जनपद, महाजनपदों की, जनपद आदि का, ठीक है ना, जिसमें अपन जनपद, महाजनपद, तो महाजनपद है, ग्राम, नगर, खेत, करवट की संरचना, योग्यता आधारित कार्य हेतु वर्ण व्यवस्था, समाज में संस्कार, राज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजा मंत्री, कर्तव्य आदि के कर्तव्यों आदि का
मूल्यात्मक ज्ञान, शिक्षण प्रशिक्षण आदि जो उसमें बतलाया गया है वो सामाजिक और राजनीतिक अवदान को स्पष्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं तो उनका धार्मिक एवं दार्शनिक अवदान उसमें से निकाला गया है जो थीसिस में है उस अध्याय में। तो समाज कल्याण के साथ आत्म कल्याण को प्रमुख रखते हुए धर्म धर्मात्मा इंद्रिय विजय विषय विरक्ति रत्नत्रय आत्मोत्कर्ष पुण्य पाप ध्यान ध्यानी ईश्वर आत्मा में परमेश्वरत्व परम सुख के संस्कार धर्म और दर्शन का ज्ञान आदि इससे खोजा गया है। तो ज्ञान आदि जो है इसका वर्णन किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं उनका नैतिक अवदान क्या है नैतिक क्षेत्र में पुराण ग्रंथों का। तो समाज में परस्पर नैतिकता का सद्भाव बना रहे इसलिए आदि पुराण में जो वर्णन है उसके आधार पर जो सोच प्रबंध प्रस्तुति दी गई है दया मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थता सद्विद्या स्वाध्याय संयम तप पूज्य पुरुषों की पूज्यता योग्यता का सम्मान सज्जन दुर्जन की पहचान धर्म राष्ट्र के लिए समर्पण आदि राष्ट्र के लिए समर्पण विविध नीतियों का ज्ञान शोधात्मक दृष्टि से आदि पुराण में शोध प्रबंध के माध्यम से जन सामान्य को कराया गया है। हम अगले बिंदु की बात करें कि शोध प्रबंध में प्रयुक्त प्रविधियां। अब शोधार्थी को इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने शोध प्रबंध में किस प्रकार की शोध प्रविधि का विधि का आपने प्रयोग किया है। तो आपको लिखना है उसकी भाषा क्या होगी आप अपने अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल सकते हैं लिख सकते हैं। जैसे कि इनकी साहित्यिक है साहित्य आधारित शोध प्रबंध लेखन के लिए वर्णनात्मक तुलनात्मक विवेचनात्मक विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक ऐतिहासिक विधियां उपयुक्त होती हैं। और मैंने अपने शोध प्रबंध में शोधार्थी कह रहा है प्रबंध में विवेचनात्मक विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक विधियों का प्रयोग किया है। ये बात यहाँ पर कही गई है कि इन्होंने जो प्रस्तुति की है कि इन्होंने अपने शोध प्रबंध में जिन विधियों का प्रयोग किया इन्हें कहीं विवेचन किया है कहीं विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया है तो कहीं कहीं समीक्षा तुलनात्मक अध्ययन किया है। अब शोध परिकल्पना ये इनका लिखना बाकी है। तो शोध परिकल्पना में आपने आपकी हाइपोथेसिस क्या है इसमें से मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ आप लोगों के लिए। अब मुख्य बात आती है शोध प्रबंध की योजना एवं परिसीमाएं। शोध प्रबंध की परिसीमाएं आपको दिखाना है। आपने सिनॉप्सिस बनाई है सिनॉप्सिस में ये वर्णन आपको मिल जाएगा। आपने अपने शोध प्रबंध की भूमिका लिखी है उस भूमिका में भी ये लिखा होगा तो उसमें से आप ये विषय वस्तु ले सकते हैं। इसमें उनको लिखना ये है सारे लोग ये ध्यान से सुन लें जितने शोधार्थी हैं। बड़े ही शॉर्ट में आपको बताना है कि शोध प्रबंध की अध्यायों का लेखन शोध प्रस्ताविका के अनुसार ये आपको बिंदु डालना है बस कि मैंने ये जो अध्यायों का विभाजन किया है ये शोध प्रबंध की प्रस्ताविका सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग है। तो अनुसार 6 जितने भी अध्याय विभक्त हो इनका शोध प्रबंध 6 अध्यायों में विभक्त है। 6 अध्यायों शोधकर्ता के द्वारा किया गया है प्रस्ताविका के अनुसार 6 अध्यायों में ये चूक गए हैं। विभाजन शोधकर्ता के द्वारा किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है। आप क्रम से इसी ऐसे स्लॉट में आप बना दीजिएगा। प्रथम अध्याय अध्याय का नाम उनका टाइटल जैसे प्रथम अध्याय जीवन मूल्यों का अध्ययन द्वितीय अध्याय आचार्य जिनसेन उनका साहित्य तृतीय अध्याय आदि पुराण में दार्शनिक मूल्य चतुर्थ अध्याय आदि पुराण में सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य पंचम अध्याय में आदि पुराण में धार्मिक एवं नैतिक मूल्य और षष्ठ अध्याय उपसंहार। ये आपको देना है बड़े ही शॉर्ट में एक ही स्लाइड में ताकि एक्सपर्ट के लिए लगे कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है और किया ही ऑब्वियसली आपने वर्क किया है। अब आपको क्रमशः एक एक अध्याय का जो सारांश है जो आपने शोध सारांश बनाया था उस शोध सारांश में से उठा करके आपको इसमें निचोड़ लिख देना है कि शोध प्रबंध के प्रथम अध्याय में जीवन मूल्यों के स्वरूप का जो मुख्य मुख्य बिंदु है आपके अध्यायों के उन बिंदुओं को छांट करके आप रख दें तो उससे आपका काम बहुत सरल हो जाएगा और बहुत जल्दी आपका स्लाइड बन जाएगा। पीपीटी प्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और समग्रता के साथ कर पाएंगे। तो यहाँ इन्होंने प्रथम अध्याय में जो बिंदु उठाए हैं उन बिंदुओं का उल्लेख इन्होंने इसमें किया है कि शोध प्रबंध में इन्होंने जो कार्य किए हैं
शोध प्रबंध के प्रथम अध्याय में जीवन मूल्यों के स्वरूप का अध्ययन प्रस्तुत किया है, और जिसके अंतर्गत मूल्य की परिभाषा है, मूल्यों की प्रकृति है, मूल्य की विशेषता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि जो आप इसमें पॉइंट लिख रहे हैं, उन पॉइंट्स को भी आपको देखना है। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन एरेज कर दे, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जीवन मूल्य क्या कहलाते हैं, जीवन मूल्य की परिभाषा क्या है, नैतिक क्षेत्र में जीवन मूल्यों का क्या अवदान है, ऐसे कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो और आपने आदि पुराण में कौन कौन से जीवन मूल्य खोजे हैं, किन्हीं एक दो उदाहरण को आप प्रस्तुत करें। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, अतः आप उन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जीवन मूल्यों का उद्भव कैसे हुआ, जीवन मूल्यों में ईश्वरवाद, आत्मवाद, पुनर्जन्मवाद, परलोकवाद, कर्मवाद आदि की क्या व्यवस्था है, आपकी इसी स्लाइड में से क्वेश्चन निकलेंगे। इसलिए आप वो बातें इस पर लिखें स्लाइड में, जिन बातों का उत्तर आप बहुत अच्छे से दे सकें। इसलिए आपने जो स्लाइड बनाई है, इस स्लाइड में से ही क्वेश्चन एरेज होंगे, क्वेश्चन बाहर से नहीं आते। अब द्वितीय अध्याय की बात करें। द्वितीय अध्याय द्वितीय अध्याय में हम देखते हैं कि इन्होंने जो जीवन मूल्य दिए हैं, तो जीवन मूल्यों में हम देखते हैं कि आदि पुराण में जीवन मूल्यों के अध्ययन के अंतर्गत राष्ट्र, शिक्षा, विद्या, नारी को स्वतंत्रता, व्रत की महिमा, समाज और शांति, समाज और शासन, तप, त्याग और परोपकार आदि जीवन मूल्यों का प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से शोधात्मक अध्ययन किया गया है। ये जीवन मूल्य आपने आदि पुराण में से आपने खोज करके निकाले हैं। तो अब वो पूछेंगे आपसे कि राष्ट्र के बारे में क्या कह रहे हैं, शिक्षा के बारे में क्या कहा, तो यहाँ ब्राह्मी और सुंदरी को जो शिक्षा दी गई, अथवा भगवान ऋषभदेव के जो 100 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं, उनको शिक्षा दी गई। विद्या, असी मसी कृषि विद्या, वाणिज्य और शिल्प का जो ज्ञान दिया गया, आप उसको बोल सकते हैं। नारी की स्वतंत्रता, यहाँ ब्राह्मी और सुंदरी ने स्वैच्छिक तरीके से, चूंकि उन्होंने शिक्षा दी, स्वैच्छिक तरीके से उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, विवाह नहीं किया। इसके साथ साथ नारी को स्वयं का वर चयन करने की स्वतंत्रता थी, जैसे कि सुलोचना और जय कुमार का स्वयंवर, ये आप इसमें उल्लेख कर सकते हैं। व्रत की महिमा, यहाँ व्रतों की महिमा, अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौरी व्रत आदि का उल्लेख, या अन्य व्रतों की महिमाएं जो उसमें बतलाई गई हैं, वो आप बता सकते हैं। समाज और शांति, समाज और शासन, तप, त्याग, परोपकार आदि जो जीवन मूल्य आपने बतलाए हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द्वितीय अध्याय आचार्य जिनसेन और उनका साहित्य। आचार्य जिनसेन जी का इसमें परिचय आपने दिया है, उस समय की परिस्थितियां आपने बतलाई हैं, उनका साहित्य कौन कौन सा है। पार्श्वाभ्युदय, इसमें आप लिख सकते हैं कि आपने इसमें भगवत जिनसेनाचार्य महाराज ने इसमें उनकी परिस्थितियां बताई। पार्श्वाभ्युदय जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। पार्श्वाभ्युदय आदि पुराण, ठीक है। धवला, ये परिचय आप डाल सकते हैं। सामान्य रूप से पूछेंगे पार्श्वाभ्युदय में क्या वर्णन है, आदि पुराण में कितने सर्ग हैं, धवला जी क्या है, ये इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। पर इसके बाद आता है तृतीय अध्याय, आदि पुराण में दार्शनिक मूल्य। आपने दार्शनिक मूल्यों के अंतर्गत क्या क्या लिया है, तो दार्शनिक मूल्यों के अंतर्गत आप वर्णन करेंगे कि इन्होंने मूल्यों की जीवन में उपयोगिता क्या है, आत्म तत्व का प्रतिपादन, सम्यक दर्शन का स्वरूप, विषय, भोग आदि में दुख, भोगों में कष्ट, सुखाभास, आत्मा, इसके बाद पुण्य पाप का विधान, फल एवं फल, ध्यान का दार्शनिक विवेचन, आत्मा के परिणामों से उसकी पहचान, ईश्वर सृष्टि करता नहीं, ईश्वर कर्तृत्व और संबंधी चयनितर मान्यता, केवली कमलाहार संबंधी दार्शनिक विवेचन, ये बिंदु आपको देना है क्रमशः। फिर बात आती है चतुर्थ अध्याय की, आदि पुराण में सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य। तो समाज से संबंधित इसमें कौन कौन से बिंदु दिए गए,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि सत्कर्म कौशल है, शिक्षा है, विद्या है एवं कला है, आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, स्त्री पुरुष के संबंध है, ऋषभदेव का भारत, भरत का भारत, उनकी संरचना आपने लिखी है, 16 संस्कारों का वर्णन इसमें किया गया है। तो आपको इसी में से प्रश्न आएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। ये चतुर्थ अध्याय का सारांश आपको बता दें और उसमें राजनीतिक मूल्य कौन कौन से हैं, जैसे कि आदि पुराण आधारित पौराणिक राजतंत्र, न्याय पालन, कार्यपालन, राजा के आदर्श गुण, मंत्रिमंडल, स्वरूप। देखिए वर्तमान का जो मंत्रिमंडल है और उसका वर्णन पहले से आदि पुराण में वर्णन मिलता है। शक्तियां, राजा के धर्म, कार्य, धर्म और कार्य, मंत्री के कार्य क्या है, प्रशासनिक तंत्र क्या है, प्रजा का हित उसमें सर्वोपरि है। ये सब बिंदु आपको याद रखना राजनीतिक मूल्य के अंदर। पंचम अध्याय आदि पुराण में धार्मिक एवं नैतिक, तो धर्म से संबंधित क्या क्या बतलाया है और नीति से संबंधित आपने क्या क्या बतलाया है। तो धर्म से संबंधित आप यहाँ देख पा रहे हैं और नीति से संबंधित आप यहाँ, जैसे कि दान की प्रेरणा, सज्जन दुर्जन में अंतर, पराभावनाओं, चिन्ह पूजा, संयम, तप, त्याग, स्वाध्याय, सद्गुण, प्रेम, वात्सल्य आदि का जो नीति है उनका वर्णन। फिर षष्ठ अध्याय में उपसंहार। इसके बाद आप अगली स्लाइड में बनाएंगे आपके शोध के भावी परिणाम। क्या बनाएंगे? शोध के भावी परिणाम। और भावी परिणाम में आप क्या कर देंगे कि आपके शोध प्रबंध से समाज को क्या लाभ होगा। तो आपको शोध के भावी परिणाम आपको बनाना है। फिर आपको परिशिष्ट देना है। परिशिष्ट में आपने संदर्भ ग्रंथ सूची दी है। संदर्भ ग्रंथ सूची का क्रम ये रहेगा: ग्रंथकार का नाम, संपादक का नाम, टीकाकार का नाम, अनुवादक का नाम, वृत्तिकार, प्रकाशक का नाम, संस्करण, ये सब। और ये क्रम आपको रखना पड़ेगा कि आपने किस क्रम से अपना थीसिस यहाँ थीसिस में किस प्रकार से आपने संदर्भ ग्रंथ सूची बनाई है, तो ये आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आचार्य अमित गति, सुभाष रत्न संत, संपादक अनुवादक पंडित गुलाब चंद सिद्धांत शास्त्री, जीवराज जैन ग्रंथमाला से प्रकाशित सोलापुर से 2006 ईस्वी में प्रकाशित है। तो ये सब आपको उसमें देना पड़ेगा। फिर इस प्रकार से आपने सारा का सारा ये जान लिया, समझ लिया कि शोध प्रबंध का जो हम प्राप्त प्रस्तुतिकरण करेंगे वो किस प्रकार से हमें करना है। तो आप इन बातों का कुछ ध्यान रखें कि आपके लिए संदर्भ ग्रंथ सूची किस प्रकार से बनाना है, इस बिंदु को जाना, संदर्भ ग्रंथ सूची का क्रम क्या होगा, परिशिष्ट और शोध के भावी परिणाम, उपसंहार। आपको 6 अध्यायों का, जितनी अध्याय आपकी उन अध्यायों का सारांश आपको इसमें देना है। अब ये प्रथम अध्याय। और शोध प्रबंध की परिसीमाओं का आपको विशेष रूप से देना है कि शोध प्रबंध की परिसीमाएं कौन कौन सी हैं, और शोध की परिकल्पना आपको देना है कि शोध की परिकल्पना आपने किस प्रकार से की, हाइपोथेसिस क्या है, शोध प्रबंध में प्रयुक्त शोध प्रविधि क्या है, और जिस भी प्रविधि का आपने प्रयोग किया उस प्रविधि को आपको इसमें स्पष्ट करना है और आपकी थीसिस में वो प्रविधि दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल आप स्लाइड में लिख रहे हैं और आपकी थीसिस में वो टेक्निक प्रयोग नहीं किया गया, वो न्यायादर्श प्रयोग नहीं किया गया, वो उपकरण प्रयोग नहीं किए गए। तो आपको सारी चीजें आपको ध्यान रखना। हो सकता है आपसे उस न्यायादर्श के बारे में, उस विधि के बारे में पूछ लें कि बताइए विवेचनात्मक विधि की क्या विशेषताएं होती हैं। आपने विवेचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, या समीक्षात्मक? विवेचन और समीक्षा में क्या अंतर हो सकता है, विश्लेषण और समीक्षा में क्या अंतर हो सकता है। तो आप लोग जो भी प्रेजेंटेशन देने के लिए शोधार्थी आ रहे हैं, जिनका प्रेजेंटेशन है, उनको तो पहले मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आपने 3 साल की पूरी यात्रा कंप्लीट कर ली और आप अपने ग्रंथ को आपने पूर्ण कर लिया अपने निर्देशक के अंदर, उसके निर्देशन में। अब प्रेजेंटेशन आपको करना, तो आप तैयार रहें, सज्ज रहें और पूरी रूप से आपको पूरा अध्ययन विश्लेषण करके आपको आना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आप डायरेक्ट स्लाइड को देख करके बोलते जाएं, वो वहाँ उतना चल सकता है। लेकिन आप कहें कि शोध प्रबंध का प्राक प्रस्तुतिकरण जो आप दे रहे हैं, तो उस प्राक प्रस्तुतिकरण में आपको ध्यान रखना है
सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा कि आपकी सिनॉप्सिस को आप रखें, सिनॉप्सिस को देख करके आपके थीसिस के अध्यायों का विभाजन उनके बिंदु सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये सबसे पहले मिलान कर लें। क्योंकि सबसे पहले एक्सपर्ट यही चोट करेंगे आपके कि आपने जो सिनॉप्सिस दी है वो सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग आपकी थीसिस नहीं है, वहां आपको सुधार कार्य बता दिया जाएगा। सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग आपने जो शोध प्रविधि बतलाई थी वो प्रविधि प्रयोग नहीं की गई, वो बिंदु जो बिंदु सिनॉप्सिस में दिए हैं वही बिंदु आपके थीसिस में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने अध्याय का नाम जो उस पर लिखा वही वैसा का ही वैसा यहाँ होना चाहिए। जिस क्रम से आपने अध्याय रखी है, जिस क्रम से आपने बिंदु रखे हैं, उसी क्रम से आपकी थीसिस में वो बिंदु वहां होना चाहिए। हाँ, मॉडिफिकेशन चल सकता है, जो आपने बिंदु उसमें नहीं भी दिए थे और आपके कुछ बिंदु बढ़ गए, शोध के दौरान आपने कुछ बिंदु बढ़ाए हैं, तो आपके गाइड के अकॉर्डिंग बढ़ाए जा सकते हैं। वो आप बोल दीजिएगा कि सर हमें ये बिंदु, क्योंकि मैंने सिनॉप्सिस के बनाते समय हमें उतना ज्ञान नहीं था और हमें अनुमान नहीं था कि ये भी बिंदु अभी समस्या हमारे सामने आएंगे, तो हमें ये जो नए नए बिंदु प्राप्त हुए हैं वो बिंदु ये है। तो उसमें एक्सपर्ट आपसे संतुष्ट हो जाए। मूलभूत है एक्सपर्ट आपसे संतुष्ट होना चाहिए। अगर एक्सपर्ट आपकी थीसिस को देख करके संतुष्ट नहीं होगा तो वह रिपोर्ट आपकी अच्छी बना करके नहीं जाएगी। इसलिए आपका प्रेजेंटेशन पावरफुल होना चाहिए। पूरी शक्ति लगा दीजिएगा, पूरी ऊर्जा लगा दीजिएगा, पूरा समय लगा दीजिएगा। यही आपकी 3 साल की परिश्रम का पारिश्रमिक प्रदान करेगी, आपके पुरुषार्थ को सफल करेगी। आपने जो पुरुषार्थ किया है, जो आपने परिश्रम किया है, उसका फल मिलने का समय है। और अगर आप इस समय भी आप निश्चिंत हो जाएंगे या ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे तो आपका काम बिगड़ने वाला है। इसलिए मेरा शोधार्थियों से एक निवेदन है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी ना जाएं। अपने शोध ग्रंथ का, शोध प्रबंध का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लें, मनन कर लें, एक एक बिंदु नोट कर लें। जो विधि पूछी जा रही है, जो बिंदु पूछ बताए गए हैं आपको, उन बिंदुओं की परिभाषाएं भी आपको याद होना चाहिए, उस विधि की परिभाषा आपको याद होना चाहिए। वो पूछ रहे हाइपोथेसिस क्या है, आपकी प्रविधि क्या होती है, शोध प्रविधि क्या होती है, कौन सी शोध प्रविधि प्रयोग की है, वो मत बताइए। संदर्भ ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ में और टेक्स्ट बुक में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा जाएगा। आपने किस पद्धति से आपने शोध ग्रंथ को लिखा है, आपके किसी एक अध्याय का विशेष वर्णन, कुछ श्लोक आपको याद होना चाहिए, कुछ उद्धरण आपको याद होना चाहिए, कुछ ग्रंथों के नाम आपको याद होना चाहिए। ये मूलभूत बातें मैं आपको बता रहा हूं कि आप इन मूलभूत बातों को तैयार करके लाएं, जिससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो सके। मैं तो यही कामना करता हूं कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो और आप जिस प्रबंध पर कार्य कर रहे हैं, टाइटल पर काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा आमूल चूल उसका निचोड़, सारभूत तत्व आपकी पीपीटी में आ जाना चाहिए। जो जो बिंदु आपने उठाए हैं वो एक भी बिंदु ना रह जाए, समग्रता के साथ आपको स्लाइड में आपको प्रस्तुत करना है। अभी इनकी स्लाइड इन्होंने पहुंचाई है और इस पे अभी संशोधन कार्य चल रहा है। अभी तो कई विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा आ रही थी, इस कारण से हमने आपके लिए इनकी एक स्लाइड आपको उदाहरण स्वरूप आपको दिखाई है। अभी इसमें और भी मॉडिफिकेशन होना है और भी सुधार होंगे और वो सुधारती सुधार कर रहे हैं और उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होगा। ऐसी हमारी मनोकामनाएं हैं, मनोभावनाएं हैं कि आप सभी लोग जो जो मैंने बिंदु बतलाए हैं वो सारे बिंदु आप सब तैयार कर लें। चाहे वह, और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी पीपीटी तैयार करना है, पीपीटी पीडीएफ फाइल में लाना है और ऐसी फाइल में, वर्ड फाइल में, ओपन फाइल में आपको लेकर के आना है। 3 प्रिंट आपको लेकर के आना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होना चाहिए, आपकी सिनॉप्सिस आपके पास होना चाहिए, आपका शोध सारांश
आपके पास होना चाहिए, शोध संक्षेपी का आपके पास होना चाहिए, आपका थीसिस का प्रिंट आपके पास होना चाहिए, आपके आधार कार्ड, आपके शोध पत्र, प्रकाशित शोध पत्र और आपके रिसर्च जो आपने सेमिनार किए हैं, संबंधित सेमिनार के सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से और इस कक्षा से आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और मिल गया होगा, और आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, क्लब विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश।